हमारे बीच में हमारे सेकंड लेक्चर के जो हाँ जी डॉक्टर रिचा। वो, हाँ, डॉक्टर रिचा सिंगल जी, वो शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप जुड़ गए हैं सभी का, डॉक्टर ऋचा जुड़ चुकी है। हाँ जी, आप सभी का इस सेकंड सेशन में स्वागत है। और डॉक्टर रिचा अभी फिलहाल CCRS न्यू दिल्ली में पोस्टेड है। ये PhD इन स्टैटिस्टिक्स हैं और मास्टर्स हैं स्टैटिस्टिक्स की। साथ ही ये सीनियर रिसर्च फेलोशिप हुई है इन्होंने CCRS के अंदर। इनके भी लगभग ऑलमोस्ट 75 प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनमें इन्होंने डेटा एनालिसिस किया हुआ है। और साथ ही अभी 25 प्रोजेक्ट्स मैम के भी रनिंग है। तो आई थिंक वी हैव ए सीनियर पर्सन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन दिस लेक्चर। सो मैम के लगभग 12 मार्क्स हैं और 50 मोर देन 50 पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं अभी तक। मैं बिना समय गवाते हुए, क्योंकि हमारे पास अब समय की कमी रहेगी और टॉपिक बहुत लंबा भी है और बहुत अच्छा भी है, आप सभी पार्टिसिपेंट्स इसको अच्छे से एंजॉय कर पाए, इसके लिए मेरा इस सेकंड सेशन में स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं। नमस्कार सर। सिंगल मैम। नमस्कार सर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, यस मैम, आपको सुन पा रहे हैं। जी डॉक्टर ऋचा मैम बोलिए आप। हाँ सर, आप सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? जी सुन पा रहे हैं। आप शेयर कर सकते हैं अपनी स्लाइड भी कैमरा शेयर नहीं कर सकते स्टार्ट हो हैं। पा रहा है, तो आई थिंक सो कि हम ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। जी कोई इश्यू नहीं मैम, आप अपने वो स्लाइड तो शेयर हाँ कर सर, मैं पाएंगे इसमें स्लाइड ना। शेयर करती हूँ। हाँ, स्लाइड शेयर कर दीजिए मैम। हाँ सर। जी सर, अभी स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस थैंक यू सर। मैं पहले सबको धन्यवाद देना चाहूंगी। इस रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं और उन सबका मेरी तरफ से धन्यवाद है। और सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी तक जो है संचालन हुआ है। और मैंने जो देखा कि आपने जो टॉपिक्स लिए हुए थे वो भी सारे बहुत छाट के आपने टॉपिक लिए हैं, जिससे कि हर फील्ड का कुछ ना कुछ कवर हो जाए। एंड अच्छी बात यह है कि आपने स्टैट्स के भी टॉपिक्स ज्यादा रखे हैं, क्योंकि बेसिकली सर हम बड़ी बड़ी बातें तो सीख लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें भी जानना जरूरी है। तो स्टैट्स जो है वो हर चीज के लिए बेस है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन लेक्चर्स के बाद जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ आ पाएगा, और वो एटलीस्ट बेसिक मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स करते हैं, वो नहीं करेंगे। और मैं सर अपना लेक्चर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूंगी, जिससे कि दोनों तरीके के पार्टिसिपेंट्स, जिनको हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी अगर प्रॉब्लम है तो दोनों समझ पाए। तो विदाउट वेस्टिंग माय एनीबॉडीज टाइम से मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या हैं। तो जब भी हमारे को किसी भी चीज का कोई डेटा हम कलेक्ट करते हैं, उसके लिए हमारे को कोई रिजल्ट देना होता है, उसके ऊपर हमारे को इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने होते हैं। तो उन सारे इन्फ्रेंसेस को ड्रॉ करने के लिए बेसिकली हम दो तरीके के टेस्ट यूज करते हैं, जिनको हम दो क्लासिफिकेशन ब्रॉडली दो उसमें डिवाइड करते हैं, जिनको कि हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली है क्या, हमने कोई भी रिसर्च स्टडी प्लान करी, हमने उस पर डेटा कलेक्ट किया। अब उस डेटा से हमारे को जो रिपोर्ट देनी है, जो रिजल्ट्स देने हैं, उनको एनालाइज करने के लिए हम दो तरीके के टेस्ट यूज करते हैं, जिनको हम पैरामेट्रिक या फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। अब बेसिकली पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट जनरली वो होते हैं जिसमें कि हम अज्यूम करके चलते हैं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी पॉपुलेशन है उसके पॉपुलेशन पैरामीटर्स हमारे को सब सारा कुछ पता है, उस पॉपुलेशन के बारे में हमारे को बहुत कुछ चीजें पता है। और जो वो पॉपुलेशन है, अगर हमारे को पता है तो हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उस पॉपुलेशन की हमें पता है, तो हम ऐसी पॉपुलेशन पे पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता क्या है कि पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए जो सबसे बड़ी कंडीशन होती है, वो होती है कि डेटा हमारा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो।
अब ये बेसिक अजम्पशंस हैं जो हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने से पहले लेके चलते हैं। पहली चीज, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। दूसरा ये कि हम उसमें से अगर कोई भी सैंपल ड्रॉ करते हैं, कोई भी सैंपल सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज हम पूरी पॉपुलेशन को एक बार में जो है स्टडी नहीं कर सकते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हमें उसका एक छोटा सा कोई सैंपल लेना होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर डायबिटीज पे कोई स्टडी कर रहे हैं तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इंडिया में या सपोज एक पर्टिकुलर स्टेट में, राजस्थान में जितने भी डायबिटिक पॉपुलेशन है हम उन सबको अपनी स्टडी में ले लेंगे। हम क्या करते हैं, एक छोटे से सैंपल पे स्टडी करते हैं और हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो जो सैंपल हमने लिया जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं वो जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसी का एक पार्ट है और उसको पूरी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि उस सैंपल की जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे, वो अल्टीमेटली जो लार्जर पॉपुलेशन है उस पे भी वो एप्लीकेबल होगी। दूसरा ये है कि डेटा जो है पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए वो या तो इंटरवल पे या फिर रेशियो स्केल पे होना चाहिए। अभी प्रीवियस लेक्चर में राणा सर ने आपको बताया ही है कि इंटरवल और रेशियो स्केल क्या होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्कॉलर्स को ये डाउट रहता है कि इंटरवल और रेशियो में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली इंटरवल स्केल का जो एक टिपिकल एग्जांपल है वो है आपका टेम्परेचर स्केल। आपका टेम्परेचर जो है वो माइनस से लेके प्लस तक जो है वेरी कर सकता है। टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके +60 डिग्री तक भी हो सकता है और जो जीरो है वो उसके बीच में लाई करता है। तो बेसिकली जो इंटरवल स्केल है उसके बीच में जीरो आता है और वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक की वैल्यूज ले सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी रेशियो स्केल जो है, व्हाट इज रेशियो स्केल? जैसे कि आपकी हाइट हो गई, आपका बीपी हो गया, आपका वेट हो गया, वहां पे वो सब चीजें जो हैं वो नेगेटिव में नहीं जा सकती हैं। तो रेशियो स्केल और इंटरवल स्केल में बेसिकली डिफरेंस यही है कि इंटरवल स्केल में जीरो भी आता है बीच में और रेशियो स्केल में जीरो नहीं आता। और पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए जो मेन कंडीशंस हैं वो ये है, एक तो डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, दूसरा डेटा जो है हमारा वो या तो इंटरवल स्केल पे हो या फिर रेशियो स्केल पर हो। उसके बाद जो अजम्पशन है वो ये है कि ऑब्जर्वेशंस जो हम ले रहे हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यहाँ इंडिपेंडेंट होने से मतलब क्या है, लाइक आपने अगर एक पर्सन को सेलेक्ट किया है सैंपल में तो उसकी जो रीडिंग है वो जो है इंडिपेंडेंट होगी दूसरे बंदे की रीडिंग के। वो दोनों कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे एक दूसरे पे। सपोज अगर आपने रिसर्च स्टडी में मेरे को इंडक्ट किया तो मेरा ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल जो है वो आपके ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल से या उस स्टडी में जिस भी पार्टिसिपेंट को आप ले रहे हैं उसके ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल पे से कोई लेना देना उनका नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। वो सारी ऑब्जर्वेशंस जो हम ले रहे हैं पार्टिसिपेंट्स की वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इसके बाद ये होता है कि ये जो पॉपुलेशन है इसका वेरिएंस सेम होना चाहिए। मतलब कि इस लार्जर पॉपुलेशन में से हम छोटे छोटे सैंपल्स लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सैंपल्स आपस में एक दूसरे से ज्यादा वेरी नहीं करेंगे। वेरिएंस मतलब वेरिएशन ज्यादा नहीं होगा। सपोज उस पॉपुलेशन में से आपने एक सैंपल सेलेक्ट किया है, उसका एवरेज ब्लड शुगर लेवल जो आ रहा है अगर वो 150 आ रहा है तो मोर और लेस उसके आसपास ही दूसरा सैंपल अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसका होना चाहिए। तो ये सारे एजम्पशंस हैं जो हम लेके चलते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए। इसके बाद नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक जो है हमारे वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी कहलाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि डेटा जो है कोई भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा है। आप लोगों ने सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही सुना है बिकॉज हम मेडिकल स्टैट्स में ज्यादातर उसी की बात करते हैं, बट बेसिकली बहुत सारे पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं हम उसके लिए ये मान के चलते हैं
कि हमारे को टेस्ट अप्लाई करने के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमारा डेटा कोई भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे। दूसरा, जो इसकी नल हाइपोथेसिस होती है वो फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स। फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स का मतलब ये है कि हमारे को अगर कुछ भी नहीं पता डेटा के बारे में, ना उसका मीन पता है पॉपुलेशन का, ना स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, कुछ भी नहीं पता है, तब भी हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा पे अप्लाई होते हैं, पे पर भी अप्लाई होते हैं। जनरली क्या होता है कि जहां पैरामेट्रिक टेस्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते, लाइक सपोज आपका डेटा जो है अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा है, तब आप जो आपका कॉन्टिन्यूस डेटा है या आपका इंटरवल और रेशियो स्केल वाला जो डेटा है, उन सब पर भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसके अलावा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा पे अप्लाई होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा ही है अभी कि नॉमिनल और ऑर्डिनल से मतलब क्या है। नॉमिनल जिसका नाम हो, सिर्फ नाम दिया जाए उसको, उसका कोई मतलब ना हो। जैसे कि जेंडर को आपने मेल और फीमेल दो कैटेगरी में डिवाइड किया। अब जेंडर इक्वलिटी का जमाना है, मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ हम ये नहीं मानते कि मेल सुपीरियर है या फीमेल सुपीरियर है। सिमिलरली जैसे सर ने प्रीवियस एग्जांपल स्लाइड में, प्रीवियस प्रेजेंटेशन में एक एग्जांपल लिया था मैरिटल स्टेटस का, मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डाइवोर्सी है, वो सारे सिर्फ हमने एक नाम दिया है उनको कैटेगराइज करने के लिए। वहां कोई किसी से ऊपर या कोई किसी से नीचे नहीं है। और ऑर्डिनल जहां हमें पता है कि कोई ऑर्डर हमने दिया हुआ है डेटा को, जैसे डिसीज सिवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वहां हमारे को पता ही है कि माइल्ड का मतलब उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, मॉडरेट में उसको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, और सीवियर में उसको थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम उस टाइप के डेटा पे अप्लाई करते हैं। जैसे सपोज आपने डेटा लिया हो डिसीज सिवियरिटी के ऊपर, तो उस केस में उसको एनालाइज करने के लिए आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे जो है वो पावरफुल नहीं होते हैं उतने जितने की पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं। ओके, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे को बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन जितना अच्छे से डेटा को डिस्क्राइब पैरामेट्रिक टेस्ट कर पाते हैं, उतना जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब ये एक कंपैरिजन है इस पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए हमारे पास ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इसके अलावा जो पैरामेट्रिक टेस्ट हैं वहाँ पे हम ये भी एज्यूम करते हैं कि जो वेरिएंस है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है वेरिएंस, जो भी आप सैंपल ड्रॉ करेंगे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए ये कंडीशन भी नहीं फुलफिल हो रही, तब भी हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए डेटा हमारा या तो रेशियो या इंटरवल स्केल में होना चाहिए, एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए डेटा शुड बी इन ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल। इसके अलावा जो डेटा सेट्स होते हैं हमारे, उनके बीच रिलेशनशिप जो है पैरामेट्रिक टेस्ट में हम मान के चलते हैं कि एक सैंपल जो है वो दूसरे सैंपल से इंडिपेंडेंट है, और उस सैंपल के विद इन भी जो लोगों को आपने लिया है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। जनरली जब पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई हम करते हैं तो हम मीन देते हैं डेटा का, और जब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम मीडियन देते हैं। बेनिफिट ये है कि पैरामेट्रिक टेस्ट आपको ज्यादा रिजल्ट्स, ज्यादा बेटर कंक्लूजन दे सकते हैं आपके डेटा के बारे में, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का बेनिफिट ये है कि आप आंख बंद करके लगा सकते हैं, चाहे आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, चाहे आपका डेटा किसी भी में वेरिएशन बहुत ज्यादा हो, चाहे डेटा में रिलेशनशिप जो है डेटा सेट में वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ भी हो, आप जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट उस डेटा पे अप्लाई कर पाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे जो होते हैं वो आउटलायर्स की वजह से इफेक्ट नहीं होता उन पे ज्यादा।
आउटलायर से मतलब क्या है कि जैसे सपोज अगर आप लोगों का बीपी लिया, 10 बच्चों का मैंने बीपी लिया, बीपी की सिस्टोलिक बीपी की रेंज मेरी आ रही थी 120, 140, 160 सपोज, और एकदम से मेरे पास वैल्यू आती है 1800, तो मुझे पता है कि या तो ये टाइपोग्राफिकल एरर है, क्योंकि बीपी जो है 1800 किसी का हो ही नहीं सकता। अब अगर हमारे डेटा में ऐसे आउटलायर्स आते हैं तो फर्स्ट स्टेप तो ये होता है कि हम इनको रिमूव कर दें। अब 1800 की वैल्यू हम ब्लंटली देख के हटा सकते हैं डेटा से, बिकॉज हमें पता है कि बीपी जो है 1800 नहीं हो सकता, या हम उसको करेक्ट करके 180 लिख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज आपने फास्टिंग लेवल लिया लोगों का और वैल्यू आ रही थी 120, 150, 100 और किसी की आ गई 450, 10 की मान लो रेंज में आई 120, 150, 140 और किसी की आ गई 450। अब आपको पता है कि फास्टिंग लेवल इतना भी हो सकता है किसी का, तो ये क्या है, ये को आप करेक्ट नहीं कर सकते, पर आपका डेटा जो है उससे बिगड़ गया, तो उस केस में आप जो है डेटा पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं, बिकॉज वो आउटलायर्स की वजह से ज्यादा इफेक्ट नहीं होते। अब ये कुछ कंडीशंस हैं और कुछ टेस्ट हैं जो बेसिकली लगाए जाते हैं। जैसे कि देखो, अगर आपने रिपीटेड मेजर लिए, रिपीटेड मेजर का मतलब क्या है, जो जनरली हम लोग करते हैं अपने यहाँ पे कि हमने बिफोर आफ्टर डिजाइन लिया या फिर प्री पोस्ट स्टडी डिजाइन लिया, जहाँ पे कि सैंपल जो था वो डिपेंडेंट था, उसकी पहली ऑब्जर्वेशन और बाद वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती थी, तो वहां पर आप मैच्ड पेयर या फिर उसको हम पेयर सैंपल टी टेस्ट भी बोलते हैं, वो लगाते हैं अगर हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा तो इस केस में हम जो है फिर उसका नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट जो है वो है विल्कॉक्सन टेस्ट, तो फिर हम वो लगाते हैं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 टाइम पॉइंट्स की, जहां हमने बिफोर आफ्टर डेटा लिया। सपोज अगर हमने एक स्टडी करी, अनीमिया पे एक स्टडी करी, हमने कोई HB इंक्रीज करने के लिए इंटरवेंशन दी और लोगों का जो है डेटा जो हमने पार्टिसिपेंट्स लिए एनरोल करे अपने ट्रायल में, उनका हमने बिफोर और आफ्टर द इंटरवेंशन जो है डेटा कलेक्ट किया। तो इस टाइप के डेटा को जब भी आप एनालाइज करेंगे, वो आप पैरामीट्रिक टेस्ट अगर लगा रहे हैं तो पेयर सैंपल लगाएंगे, और अगर नॉन पैरामीट्रिक लगा रहे हैं तो आप विल्कॉक्सन लगाएंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपने 2 से ज्यादा टाइम पॉइंट पे कुछ मेजर किया, मान लो कि आपकी स्टडी 6 महीने की स्टडी थी, आपने पहले बेसलाइन पे डेटा लिया, फिर आपने 3rd मंथ पे लिया, देन आपने उसको 6th मंथ पे लिया। यहाँ हमने सेम पर्सन के ऑब्जर्वेशंस जो हैं 2 से ज्यादा बार लिए, तो उस केस में अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, देन अगेन हम लगाएंगे 1 वे रिपीटेड मेजर एनोवा, और अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो कर रहा तो उसका नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट है फ्रीडमैन टेस्ट, तो हम वो लगाएंगे। अब आते हैं हम इंडिपेंडेंट मेजर्स पे, जहाँ पे 2 ग्रुप हैं। ये हमारे को पता है, बहुत फेमस स्टडी डिजाइन है, RCT है, जिसको हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है, जहाँ पे हम 2 ग्रुप ले रहे हैं। एक ग्रुप में जो है हम अपनी नई इंटरवेंशन जो है उसको टेस्ट करेंगे, और दूसरे ग्रुप को जो स्टैंडर्ड ड्रग है हम वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो वहां पर जो है हम इंडिपेंडेंट मेजर्स हैं, दोनों ग्रुप इंटर रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, वहां हम पैरामीट्रिक टेस्ट जो है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे, और उसी का नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट होता है मान विटनी टेस्ट, वो लगाएंगे। इसके बाद अगर मान लीजिए आपके पास इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं लेकिन 2 से ज्यादा ग्रुप हैं, तो उस केस में पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट जो है वो 1 वे एनोवा है, और उसका नॉन पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट जो है वो क्रुस्कल-वालिस टेस्ट है। आपको सिर्फ अभी ये टेस्ट के नाम याद रखने की जरूरत है, सब काम आजकल सॉफ्टवेयर से होता है, आपको कुछ भी मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारा डेटा किस टाइप का है, तो उस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। और कोरिलेशन अगर हम निकाल रहे हैं 2 वेरिएबल्स के बीच में, तो अगर हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा है तब हम उस पर पियर्सन टेस्ट लगाएंगे, और अगर नॉन पैरामीट्रिक डेटा है, ऑर्डिनल डेटा है सपोज, तो हम उस पर स्पेयरमैन टेस्ट यूज करेंगे।
अब ये जो है मैंने एक एग्जांपल देके सारे टेस्ट आपको समझाए हैं, तो आई थिंक ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट यहाँ वी हैव टू कंपेयर मीन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट ग्रुप, मतलब कि जहाँ पे दो ग्रुप जो हैं डिफरेंट हैं। अब हमने क्या किया कि मान लीजिए हमें ये टेस्ट करना है, सपोज वी हैव टू टेस्ट कि मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है बेसलाइन पे, वो अगर प्लेसिबो ग्रुप में जो हमने पेशेंट्स असाइन किए हैं उसका, उन पेशेंट्स का, और जो ट्रीटमेंट ग्रुप में पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स का मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसलाइन पे सेम है या डिफरेंट है। ओके, यहाँ हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप को हमने प्लेसिबो दी है, एक ग्रुप को हमने अपना एक्टिव ट्रीटमेंट दिया है, और हमें ये देखना है कि दोनों ग्रुप में जो पेशेंट्स हैं उनका बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द स्टडी यानी कि एट बेसलाइन मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है दोनों ग्रुप में सेम है पेशेंट्स का या डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोनों ग्रुप इंडिपेंडेंट है, एक ग्रुप में दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, दूसरे ग्रुप में दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं, और उन्हीं का नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है मान विटनी टेस्ट। इसके बाद इफ वी हैव टू कंपेयर टू क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स टेकिंग द सेम इंडिविजुअल, व्हाट इज हैपनिंग, इंडिविजुअल वही है, पेशेंट वही है सेम, और हम उसको दो बार मेजर कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि was there a significant change in systolic blood pressure between baseline and the 6-month follow-up measurement in the treatment group। अब हम प्लेसिबो ग्रुप को भूल जाते हैं, हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि सपोज हमने अपनी कोई आयुर्वेदिक इंटरवेंशन ली जो कि बीपी को रिड्यूस करती है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में, और हमने वो पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करी। उन पेशेंट्स का हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिया बेसलाइन पे, 6 मंथ्स के लिए हमने उनको वो इंटरवेंशन दी, और 6 महीने के बाद हमने उनका दोबारा से बीपी लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो प्रीवियस बेसलाइन पे इनका बीपी था और जो 6 मंथ्स ऑफ इंटरवेंशन के बाद बीपी आया, क्या उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज है? तो जब हमारे पास ऐसा डेटा होगा, जब सेम इंडिविजुअल्स पे आप BT-80 या प्री पोस्ट मेजरमेंट्स लेंगे, तो उस केस में आप उसको पेयर टी टेस्ट से एनालाइज करेंगे। उसी का नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट जो है वो होता है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। सिर्फ आपको ये स्लाइड, ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये दिमाग में बिठानी है, सिर्फ इसको याद रखना है एग्जांपल्स के तौर पे, और आप हर तरीके के डेटा को समझ पाएंगे कि मेरा डेटा कैसा है और उस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। इसके बाद हम आते हैं कि पहला वाला जो सेकंड एग्जांपल अभी हमने लिया बीपी का, नाउ वी अज्यूम कि उन पेशेंट्स को हमने 2 बार मेजर करने की बजाय हमने उनका बीपी 3 बार देखा। सपोज हमने अपनी स्टडी प्लान करी 12 मंथ्स की, और हमने उन पेशेंट्स का बीपी जो है बेसलाइन पे देखा, फिर आफ्टर 6 मंथ्स देखा, एंड देन वी टुक इट आफ्टर 12 months of follow-up. Now we have to find out that was there a significant change in the systolic blood pressure between baseline 6 month and 12th month। मतलब इन तीनों विजिट्स में आपस में पेशेंट का जो बीपी उसमें चेंज आया क्या? जहां 2 से ज्यादा बार हमने पेशेंट को ऑब्जर्व किया, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ली, वहां पर हम रिपीटेड मेजर अनोवा यूज करेंगे, और उसी का नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट जो है वो फ्रीडमैन टेस्ट है। इसके बाद हम आते हैं, सपोज हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप थे। पहले हमने RCT देख लिया जहाँ पे हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप थे, सबसे पहला वाला जो है इसमें, वहां हमने 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप थे तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज किया था। अब हम ये मानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो है वो 3 इंडिपेंडेंट ग्रुप है, एक ग्रुप को हम प्लेसिबो दे रहे हैं, दूसरी ड्रग, हम 2 ड्रग टेस्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली और 3 ग्रुप की स्टडी ले रहे हैं। एक ग्रुप को हमने प्लेसिबो दिया, दूसरे ग्रुप में वी हैव प्रिस्क्राइब न्यू ड्रग जिसको हमने #1 से डिनोट किया, और एक और ग्रुप में जो है हमने अनदर ड्रग ली जिसको हमने #2 से डिनोट किया। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे हमारे, वो तीनों ग्रुप में डिफरेंट थे। पहले ग्रुप के पार्टिसिपेंट इंडिपेंडेंट थे दूसरे ग्रुप से, और हमको अब ये कंपेयर करना है कि जो हमने पार्टिसिपेंट्स लिए हैं बेसिकली उनका मीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसलाइन पे डिफर करता है या नहीं करता है। तो इन दैट केस हम यूज करेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस,
और उसी का नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट होता है क्रूस्कल-वालिस टेस्ट। इसके बाद अगर मान लीजिए हमें कोरिलेशन देखना है, हमें एसोसिएशन देखना है दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में, जहां पे कि हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेक करना है कि लोगों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एज के साथ डिफर होता है या नहीं होता है। तो अगर डेटा अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो हम यहाँ पर पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो है हम स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालेंगे। अभी हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि हम जैसे जो एज ग्रुप है, अगर हम सपोज हम बीपी ले लेते हैं एक वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल में हम नॉर्मल जो उसकी एज है वो ले ली, तब अगर हम ऐसे डेटा को कंपेयर कर रहे हैं जो कि दोनों ही कॉन्टिन्यूअस हैं तो हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। इसके अलावा एक तरीका और होता है कि हमने एज को जो है वो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर लिया। सपोज हमने 18 से 25 का एक ग्रुप बना लिया, 26 टू 30 का एक ग्रुप बना लिया, 31 टू 40 का एक ग्रुप बना लिया। हमने अपनी एज जो है उसको कैटेगराइज कर लिया एंड देन रादर देन टेकिंग द एक्चुअल एज मेजरमेंट्स हमने जो है वेरिएबल जो ग्रुप बनाया उनको कोड दे दिया। सपोज हमने 18 टू 25 इयर्स का जो ग्रुप है उसको कोड हमने 1 दे दिया, 26 टू 30 को हमने जो है 2 दे दिया। ऐसे अगर हमने उनको वो दे दिए कोड्स, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे कैटेगरीज बना दी। तो एक साइड पे हमारा एक्चुअल एज होने की बजाय एज ग्रुप हो गया और दूसरी साइड पे हमारा ब्लड प्रेशर हो गया। तो ऐसे डेटा को कंपेयर करने के लिए हम स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट में बेसिकली पेयर टी टेस्ट क्या होता है। Pair t-test is used when we are interested in the difference between two variables for the same subject. जहां पे हमें डिफरेंस निकालना है दो वेरिएबल्स का सेम सब्जेक्ट पे। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमारे को क्या देखना है कि सब्जेक्ट सेम है, पार्टिसिपेंट सेम है और उसका BT80 हमने मेजरमेंट लिया है। जैसे कि लिखा है मैंने कि ऑफन द टू वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय टाइम। तो यहाँ वेरिएबल क्या हुए उसका बेसलाइन पे जो मेजरमेंट है वो और आफ्टर ट्रीटमेंट जो मेजरमेंट है वो। तो बेसिकली आपके दो वेरिएबल हो गए, एक बेसलाइन पे ऑब्जर्वेशन उसकी और दूसरी आफ्टर ट्रीटमेंट। जो बेसिकली दो वेरिएबल होते हैं वो जनरली सेपरेटेड होते हैं बाय टाइम से। आपने एक इंटरवेंशन दी और उसको पेशेंट को किया, जितने टाइम थी उतने टाइम उसको फॉलो करके उसके बाद उसका आपने मेजरमेंट लिया। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, द रिसर्चर हैज कंडक्टेड अ स्टडी टू असेस द इफेक्ट ऑफ ब्लड शुगर लोअरिंग आयुर्वेदिक इंटरवेंशन ऑन द पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। मान लीजिए कि अगर हमारे को एक रिसर्च स्टडी प्लान करनी है और हम एक आयुर्वेदिक इंटरवेंशन जो कि नोन है कि डायबिटीज के पेशेंट्स में काम करती है उसको हम देखना चाहते हैं कि वो कितना चेंज लाती है ब्लड शुगर लोअर करने में लोगों का। हमने क्या किया कि 50 डायबिटिक पेशेंट्स को एनरोल करा एंड वी हैव प्रिस्क्राइब्ड देम द इंटरवेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 वीक्स। हमने उनको 12 वीक्स के लिए प्रिस्क्राइब करी इंटरवेंशन, ठीक है। और उनका रिसर्चर ने क्या किया, बेसलाइन पे एनरोलमेंट डे पे जो ब्लड शुगर लेवल था वो नोट कर लिया। उसके बाद 12 वीक्स की स्टडी जब कंप्लीट हुई उसके बाद उनका ब्लड शुगर लेवल मेजर कर लिया। तो जब भी आपके पास इस टाइप का डेटा होगा, whenever you have this type of data where you are collecting the information for the same patients at two different time intervals, देन आप जो है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज करोगे उसको एनालाइज करने के लिए, अगर ये एजम्पशंस आपके फॉलो होते हैं। अजम्पशन क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि वही जो है हमें चेक डिपेंड कर रहा है हमारी इंटरवेंशन पे। तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कॉन्टिन्यूस स्केल पे होना चाहिए। हमारा ब्लड शुगर लेवल जो हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पर वो कॉन्टिन्यूस स्केल पे ही होता है। हमारी फास्टिंग की जो वैल्यूज आती हैं वो सारी जो है इंटरवल और रेशियो स्केल में ही आती है। इसके बाद दूसरा ये है कि हमारे डेटा में सिग्निफिकेंट आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। और तीसरा असम्पशन जो है वो आपको पता ही है कि पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए।
अगर हमारी ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तब उस केस में हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। अदरवाइज हम इसका नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट जो है विल्कॉक्सन फाइन रैंक टेस्ट वो यूज करेंगे डेटा एनालाइज करने के लिए। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हमने 10 पेशेंट्स का जो है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल ले लिया बेसलाइन पर। इसके बाद उन्हीं पेशेंट्स का जो है आफ्टर 12 वीक्स हमने फास्टिंग लेवल दोबारा ले लिया। इनका हमने मीन और एसडी कैलकुलेट कर लिया। अब इसी एग्जांपल को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अब मैंने क्या किया है कि देखिए, आप इसमें देखेंगे हमारा मीन जो है फर्स्ट ग्रुप में अगर 152 आ रहा था, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 46 आ रहा था। यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है काफी कम था मीन से, बिफोर ट्रीटमेंट भी और आफ्टर ट्रीटमेंट भी। बट अगर अब हमारे डेटा में कोई आउटलायर आ जाता है, जैसे सपोज इस एग्जांपल में 400 जो है बहुत ज्यादा हाई वैल्यू आ रही है और आफ्टर ट्रीटमेंट 500 जो है बहुत ज्यादा हाई वैल्यू आ रही है, इसकी वजह से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हमारा जो जैसे आप देख सकते हो, दिस इज द रियल एग्जांपल, ये फिक्शनल डेटा नहीं है। मतलब ये मैंने जो मीन और एसडी निकाला है, इसमें ये एक्यूरेट इसी ऑब्जर्वेशंस का मीन और एसडी है। एंड नाउ यू कैन सी कि एसडी जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, वो बहुत ज्यादा आ रहा है, मीन के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही पहुंचने आने वाला था वो बेसलाइन पे। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता रहा है कि आपके डेटा में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारा मिनिमम वैल्यू जो है वो 70 है और मैक्सिमम वैल्यू 400 है, जिसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा आ गया है मीन से। इस केस में हमारा डेटा जो है वो डेफिनेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करेगा। तो आपको अगर नॉर्मल नहीं पता है कि हम कैसे चेक करें कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो बेसिकली आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, जो कल के लेक्चर में डॉक्टर अरुण कवर करेंगे कि आपको ये सारी चीजें कैसे निकालनी है। आप डेटा का मीन निकालिए, उसका मीडियन निकालिए और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मोर देन हाफ है मीन के, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो करेगा। और इन दैट केस आपको इसी डेटा पे जो है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट ना लगा के उसका जो नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट है विल्कॉक्सन रैंक टेस्ट वो लगाना है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि दो पॉपुलेशंस को कंपेयर कर रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए इसको हम टू सैंपल टी टेस्ट भी बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल जो है वो कैटेगरिकल होना चाहिए, जिसमें कि 2 लेवल हो या ग्रुप हो। क्लासिकल एग्जांपल है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जहाँ पे आप एक ग्रुप में सपोज अपना टेस्ट जो इंटरवेंशन जो है वो देंगे और दूसरे में स्टैंडर्ड केयर देंगे या फिर प्लेसिबो देंगे। अब आप क्या करेंगे, आपके पास 2 ग्रुप हो गए, एक जिसको आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन दी अपनी और दूसरे जिसको स्टैंडर्ड केयर दी। उस ग्रुप को आप जो है कैटेगराइज करेंगे। आप एक ग्रुप को नंबर देंगे 1, दूसरे को देंगे 2। तो अब आपका कैटेगरिकल वेरिएबल बन गया वो, उसमें 2 लेवल हो गए, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। इसके अलावा एक कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जैसे सपोज अभी हमने डायबिटीज का एग्जांपल लिया पिछला वाला, वो हमारी सिंगल ग्रुप की एग्जांपल थी, जहां पे हम सिर्फ एक ही ड्रग को टेस्ट कर रहे थे, कोई प्लेसिबो या कोई कंट्रोल उसमें हमने नहीं लिया था, सिंगल ग्रुप की स्टडी थी। वहां पर हमारा फास्टिंग शुगर लेवल जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था। सेम इस केस में जो भी आप कर रहे हैं, सपोज आप एनीमिया की कर रहे हैं, हाइपरटेंशन पे कर रहे हैं, डायबिटीज पे कर रहे हैं, जिस पे भी स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो भी आपका आउटकम वेरिएबल है, हाइपरटेंशन के केस में आपका ब्लड प्रेशर होगा, एनीमिया के केस में आपका हीमोग्लोबिन होगा, डायबिटीज के केस में आपका ब्लड शुगर लेवल होगा, तो वो आपका जो है कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। Unrelated groups, also called unpaired groups or independent groups, are groups in which the cases यानी कि participants in each group are different। यहाँ पे दोनों ग्रुप में, हर ग्रुप में participants जो होते हैं वो different होते हैं। Often we are investigating differences in individuals, which means that when comparing 2 groups, an individual in one group cannot also be a member of the other group and vice versa। यहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हम दोनों ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो देखना है हमें,
इसीलिए कभी भी एक ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट होगा वो दूसरे ग्रुप में पार्टिसिपेंट नहीं हो सकता है। इसका एक एग्जांपल है कि सपोज एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किसी रिसर्चर ने प्लान किया एंड ही टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ एन आयुर्वेदिक इंटरवेंशन, जिसको हम ड्रग ए बोलेंगे, एज अपोज टू मेटफॉर्मिन ऑन द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। हमें सबको पता है कि मेटफॉर्मिन जो है वो स्टैंडर्ड ड्रग है डायबिटीज के लिए। अब हम अपना एक आयुर्वेदिक इंटरवेंशन जो है उसको टेस्ट कर रहे हैं मेटफॉर्मिन के अगेंस्ट। रिसर्चर ने क्या किया, ही हैज एनरोल्ड 100 डायबिटिक पेशेंट्स और उसने 50-50 दोनों ग्रुप में ले लिए। 50 उसने मेटफॉर्मिन वाले ग्रुप में लिए एंड 50 पेशेंट्स he or she has taken an Ayurvedic intervention group. And what he has done, he has prescribed the intervention, both metformin and Ayurvedic intervention, for a period of 12 weeks. Now, what the researcher has done, he or she has measured the blood sugar level of participants in both the groups at baseline, यानी कि एनरोलमेंट वाले दिन उसने जो है दोनों ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स का ब्लड शुगर लेवल मेजर किया। 12 वीक्स के लिए दोनों ग्रुप को जो है, एक ग्रुप को मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करी, एक ग्रुप को जो है अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, और 12 वीक्स के बाद दोबारा से उनका ब्लड शुगर लेवल दोनों ग्रुप का उसने मेजर कर लिया। दिस टाइप ऑफ डेटा विल बी एनालाइज्ड बाय इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। आपको समझ आ गया होगा अब तक, क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, दोनों में पार्टिसिपेंट्स अलग हैं, इसीलिए इस टाइप का डेटा जब भी हमारे पास होगा वो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से एनालाइज करेंगे। अगेन assumptions फॉलो होने चाहिए। assumptions क्या है? कलेक्टेड डेटा शुड बी कॉन्टिन्यूअस और ऑर्डिनल स्केल। जैसे कि IQ टेस्ट हो गए, IQ टेस्ट का जो स्कोर आया वो आपका कॉन्टिन्यूअस है या फिर ऑर्डिनल डेटा है, जहां आपको पता है कि एक पार्टिसिपेंट का IQ अगर सपोज 100 आ रहा है और दूसरे का अगर मान लीजिए 200 आ रहा है, तो दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस है। दूसरा assumption ये है कि डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव रैंडमली सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये चीज अभी हमने पहले भी समझी थी कि जो डेटा होगा, जो सैंपल हम लेंगे अपनी स्टडी में, हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि वो जो एंटायर पॉपुलेशन है डायबिटिक पेशेंट्स की हमारी स्टेट में जहाँ पे भी हम, या हमारी सिटी में जहाँ पे भी हम रिसर्च स्टडी प्लान कर रहे हैं, तो जो सैंपल हमने लिया है वो रैंडम है और डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। फाइनली हम ऐसे कितने भी सैंपल लेंगे उस पॉपुलेशन में से, तो हम ये मान के चलते हैं कि उन सैंपल्स में आपस में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, वो होमोजीनियस होंगे। अगर ये सारे कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं, तो इन दैट केस हम जो है पैरामेट्रिक टेस्ट, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, वो अप्लाई करेंगे। और अगर कोई भी कंडीशन वायलेट होती है, बेसिकली तो वही है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो कर रहा डेटा, तो इन दैट केस हम उसमें मान विटनी टेस्ट लगाएंगे। यही एक एग्जांपल प्लॉट किया है मैंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ग्रुप है, एक आयुर्वेदिक इंटरवेंशन है, दूसरी जो है मेटफॉर्मिन है। पहले में जो है हमने पहले ग्रुप में प्री टेस्ट बेसलाइन पे जो है ब्लड शुगर लेवल ले लिया पार्टिसिपेंट्स का। उसके बाद उसी ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स का हमने 12 वीक्स के बाद जो पोस्ट स्टडी ब्लड शुगर लेवल ले लिया। सिमिलरली दूसरा ग्रुप जो मेटफॉर्मिन ग्रुप था, उसका हमने ब्लड शुगर लेवल ले लिया बेसलाइन पे, और दूसरे ग्रुप का जो है उसी मेटफॉर्मिन ग्रुप का ही पोस्ट स्टडी हमने ब्लड शुगर ले लिया। अब यहाँ पर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, then we will analyze it with independent sample t test, and if the condition of normality will be violated, then we will use मान-विटनी test। अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे ये चीज समझना आप लोगों के लिए जरूरी है कि इस टाइप का डेटा जो हमारे पास दो ग्रुप का डेटा होता है, उसको एनालाइज करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या है कि हम जो प्री टेस्ट वैल्यू है, जो बेसलाइन की वैल्यू है आयुर्वेदिक इंटरवेंशन वाले ग्रुप की, और जो मेटफॉर्मिन ग्रुप में प्री टेस्ट वैल्यू है ब्लड शुगर की, उन दोनों को पहले हम बेसलाइन पे कंपेयर कर लें। दैट इज कॉल्ड बेसलाइन कंपैरिजन, जो कि ये बताना चाहते हैं हम कि जो दोनों ग्रुप्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, बेसलाइन पे उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो यहाँ हमारा टारगेट क्या होता है कि बेसलाइन पे दोनों ग्रुप जो है वो सिमिलर आने चाहिए, उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आना चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं कि जो पोस्ट टेस्ट डेटा है दोनों ग्रुप का, उसको कंपेयर कर लेते हैं,
और वहां हमारा टारगेट होता है कि पोस्ट टेस्ट जो है वहां पे दोनों में डिफरेंस आए। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी आयुर्वेदिक इंटरवेंशन जो है वो बेटर है या वो मेटफॉर्मिन से लेसर है। ये जब भी हमें कंपेयर करना है तो हम ये चाहेंगे कि हमारा जो पोस्ट टेस्ट डेटा है दोनों ग्रुप का उसको कंपेयर कर रहे हैं तो उसके बीच में हमारे पास डिफरेंस मिले। एक मेथड आपका इस टाइप के करने के लिए ये है कि प्री का प्री से कंपेयर कर लिया और पोस्ट का पोस्ट से कंपेयर कर लिया दोनों ग्रुप्स को। दूसरा मेथड जो होता है वो क्या होता है, जनरली हम एक ही ग्रुप में पोस्ट और प्री का जो है डिफरेंस लेते हैं। इस जो हमारा आयुर्वेदिक इंटरवेंशन वाला ग्रुप है उसमें हमने पोस्ट वैल्यूज जो हैं उनका और प्री टेस्ट वैल्यूज का डिफरेंस ले लिया, माइनस करके देख लिया कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। सिमिलरली मेटफॉर्मिन वाले ग्रुप में प्री और पोस्ट का डिफरेंस लेके देख लिया क्या वैल्यूज आ रही हैं, और फिर वो जो वैल्यूज मिली हमारे को उनको हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से कंपेयर कर दिया। ओके, इस टाइप के डेटा को भी आपको दो तरीके से प्रेजेंट करना होता है। एक आप विद इन ग्रुप एनालिसिस करेंगे, जो आपने सुना भी होगा विद इन ग्रुप एनालिसिस। विद इन ग्रुप एनालिसिस क्या है कि आयुर्वेदिक इंटरवेंशन वाला ग्रुप जो था उसमें कितना डिफरेंस आया। तो जब भी आप विद इन ग्रुप एनालिसिस करेंगे उसमें आप क्या करेंगे, आयुर्वेदिक इंटरवेंशन के प्री को पोस्ट से कंपेयर करेंगे और इस टाइप के डेटा को हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट से एनालाइज करेंगे। सिमिलरली विद इन ग्रुप करेंगे अगर हम मेटफॉर्मिन वाले ग्रुप का, तो हम मेटफॉर्मिन में प्री और पोस्ट को जो है वो कंपेयर करेंगे विद इन ग्रुप, जो कि हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट से करेंगे। इसके बाद हम बिटवीन ग्रुप एनालिसिस करेंगे ये बताने के लिए कि कौन सा ग्रुप ज्यादा बेटर था। पहले हमने ये बताया कि आयुर्वेदिक इंटरवेंशन वाले ग्रुप में कितना डिफरेंस था और मेटफॉर्मिन वाले ग्रुप में आपस में बीच में पेशेंट्स में कितना डिफरेंस था प्री और पोस्ट। इसके बाद जब हम बिटवीन ग्रुप एनालिसिस करेंगे तो हम जो आयुर्वेदिक इंटरवेंशन वाला पोस्ट डेटा है उसको मेटफॉर्मिन वाले पोस्ट डेटा से कंपेयर करेंगे और वो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से कंपैरिजन करेंगे। इसके बाद आते हैं हम रिपीटेड मेजर अनोवा पे। ये वही एग्जांपल मैंने लिया है कि हम एक आयुर्वेदिक इंटरवेंशन टेस्ट कर रहे थे, बट इधर हमने 2 बार असेस करने की बजाय पेशेंट को 3 टाइम्स असेस किया। व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेजर्ड द ब्लड शुगर लेवल एट बेसलाइन, देन एक बार मिड वीक 6th वीक पे हमने जो है अब उसकी ब्लड शुगर चेक कर लिया एंड देन वी मेजर्ड इट एट 12th वीक। तो अब हमारे पास मोर देन 2 टाइम्स सेम पेशेंट का डेटा हो गया। इट मीन्स कि हमारे पास रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हो गए सेम पेशेंट्स की, रिपीटेड भी जो कि मोर देन 2 टाइम्स है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का डेटा होगा जहाँ पेशेंट सेम है, ग्रुप एक ही है और उसी ग्रुप में पेशेंट को हमने जो है 2 से ज्यादा बार ऑब्जर्व किया है, उसकी 2 से ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन ली है, then we will use one way repeated measure ANOVA अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। और अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो कर रहा then in that case we will use Friedman test। अब इसके बाद ये एक एग्जांपल जो है बेसिकली वन वे ANOVA का मैंने लिया है। यहाँ पे क्या है कि वी आर हैविंग मोर देन 2 ग्रुप्स। यहाँ पे अब क्या है, ग्रुप 2 से ज्यादा है, ठीक है। एक ये एग्जांपल अपना हमने प्रकृति टाइप का लिया है कि अगर मान लीजिए सपोज आपके पास कुछ पेशेंट लोग हैं जिनकी प्रकृति आपने असेस करी और आपने ये देखा कि वात प्रकृति वालों का स्कोर किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल पे इतना आ रहा था। पित्त सपोज अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे हमने वेट ही लिया पेशेंट्स का और वेट ऑफ पीपल अक्रॉस 3 डिफरेंट प्रकृति टाइप्स लिया। जो वात प्रकृति के लोग थे उनका वेट मेजर कर लिया, जो पित्त प्रकृति के लोग थे उनका वेट देखा और जो कफ प्रकृति के लोग थे उनका वेट देखा। यहाँ हमारे पास क्या हुआ, 2 से ज्यादा ग्रुप हो गए। ओके, अब 2 से ज्यादा ग्रुप होने पर इनको कंपेयर करना है हमने। वी वांट टू सी वेदर द वेट ऑफ द पीपल अक्रॉस 3 डिफरेंट प्रकृति टाइप्स डिफर और नॉट। इनके वेट में कोई डिफरेंस है या नहीं है, इन तीनों प्रकृति के जो लोग हैं उनके वेट में कोई डिफरेंस है या नहीं। अगेन 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 से ज्यादा ग्रुप हैं, तो हम जो है यहाँ पे वन वे ANOVA यूज करेंगे इस टाइप के डेटा को कंपेयर करने के लिए। एंड सपोज अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो करता तो हम फिर जो है क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट से इस डेटा को
एनालाइज करेंगे। अब इसके बाद जो मेन आता है वो है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली क्या करता है, इट इज अ प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग if two categorical variables are related in some population। मतलब कि बेसिकली दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स को ये सेम पॉपुलेशन में टेस्ट करता है। काई स्क्वायर टेस्ट जो है हमारा इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट which is used to test the hypothesis of no association between two or more groups। हम एक्चुअली नल हाइपोथेसिस अपनी नो डिफरेंस की रखते हैं, इसीलिए व्हाट वी डू, हम ये मान के चलते हैं नल हाइपोथेसिस में कि यहाँ पर दो ग्रुप के बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है। इट इज यूज्ड टू एनालाइज कैटेगरिकल डेटा। एग्जाम्पल आर मेल और फीमेल पेशेंट्स, स्मोकर और नॉन स्मोकर्स एटसेट्रा। इट इज नॉट मेड टू एनालाइज पैरामीट्रिक और कंटिन्यूअस डेटा, एग्जाम्पल हाइट मेजर्ड इन सेंटीमीटर और वेट मेजर्ड इन केजी। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूअस डेटा है, सपोज आपके पास हाइट है लोगों की या वेट है, तो उस टाइप के डेटा को एनालाइज करने के लिए आप काई स्क्वायर यूज नहीं करते हैं। हाउएवर, अगर ये जो कॉन्टिन्यूअस डेटा है हम इसको कैटेगराइज कर लें, हम इसको क्लासिफाई कर लें, तो ये डेटा जो है हम काई स्क्वायर से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, व्हाट वी डिड कि हमने बीएमआई मेजर किया लोगों का और दो ग्रुप लिए लोगों के, जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते थे और जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते थे। फिर हमने उन दोनों ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स का जो है बीएमआई मेजर किया। अब बीएमआई जो है ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस डेटा आएगा हमारे पास, बीएमआई लोगों का जो भी आएगा वो कॉन्टिन्यूअस डेटा होगा, वो आपका जो है रेशियो स्केल पे आएगा बीएमआई। इस टाइप के डेटा को अब हम कॉन्टिन्यूअस को तो एनालाइज कर नहीं सकते काई स्क्वायर से, तो व्हाट वी विल डू, हमने क्या किया कि बीएमआई के बेसिस पे कैटेगरी बना ली पार्टिसिपेंट्स की, ओबीज और नॉन ओबीज। हमने ये जैसे जो स्टैंडर्ड है कि बीएमआई ग्रेटर देन 30 है अगर, तो ओबीज है पार्टिसिपेंट और अदरवाइज वो नॉन ओबीज है। तो हमने क्या किया कि पहले तो पेशेंट्स का बीएमआई लिया, फिर उसको कैटेगराइज करा, हमने उनको कोड दे दिया। सपोज बीएमआई ग्रेटर देन 30 वालों को हमने कोड जो है वो 1 दे दिया एंड बीएमआई लेस देन 30 वालों को हमने कोड जो है 2 दे दिया। तो एक डमी वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिया जहां पर हमने बीएमआई के बेसिस पे कोड दिया पार्टिसिपेंट्स को। ग्रेटर देन 30 को हमने 1 दिया और लेस देन 30 को हमने 2 दिया। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो भी डेटा है, जितने भी लोगों पे आपने 50 लोगों का बीएमआई मेजर किया था, तो आपके पास कैटेगरी बन जाएगी कि कितने लोग ऐसे थे जिनका बीएमआई 30 से ज्यादा था और कितने लोग ऐसे थे जिनका बीएमआई जो है 30 से कम था। उनको आप ओबीज और नॉन ओबीज में क्लासिफाई कर देंगे। उसके बाद आपने काउंट कर लिया कि जो ओबीज थे उनमें से कितने लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते थे और कितने जो है रेगुलरली नहीं करते थे। सिमिलरली फॉर नॉन ओबीज पार्टिसिपेंट्स आपने ये कर लिया और ऐसा करके आपके पास क्या हुआ, एक 2x2 की कंटिजेंसी टेबल बन गई। अब इस कंटिजेंसी टेबल पे आप जो है काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली क्या देखना था यहाँ पे कि क्या कोई रिलेशन है उन लोगों के बीच में और ओबेसिटी के बीच में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। Basically, is there any association between people who exercise regularly and their status as obese or non-obese? अब कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन वो है जहां पे कि किसी भी एक वेरिएबल में अगर चेंज होगा तो उसके साथ साथ जो है दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होगा। अगर ऐसा होता है कि एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरा वेरिएबल भी चेंज होता है, तो वी विल से कि वेरिएबल्स जो हैं वो कोरिलेटेड हैं या फिर इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। सो इफ द चेंज इन वन वेरिएबल appears to be accompanied by a change in another variable, then we say that two variables are correlated or are interdependent on each other. Basically, statistical correlation क्या है? स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन वो टेक्निक है जो ये बताती है
वेरिएबल्स आर रिलेटेड और अब इसमें हमारे पास दो तरीके का कोरिलेशन हो सकता है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। इफ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स डिविएट इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज होगा तो दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज होगा, और अगर एक वेरिएबल डिक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा। अगर ऐसा रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में तो हम बोलते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि एग्जांपल हो गया हाइट एंड वेट। जनरली क्या होता है कि हम ऐसा मानते हैं कि जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका वेट भी ज्यादा होगा, तो बेसिकली यहाँ पे जो है पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर किसी की हाइट कम है तो हो सकता है, ज्यादातर केसेस में उसका वेट कम हो सकता है, इट इज नॉट ऑब्वियस बट बहुत केसेस में होता है। सिमिलरली हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिस हाउस होल्ड में इनकम ज्यादा होगी वहां पे एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा। इसी तरीके से प्राइस एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज, अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर अच्छी है तो यील्ड ऑफ क्रॉप्स भी अच्छी होगी। तो ये सारे एग्जांपल जो हैं वो पॉजिटिव कोरिलेशन के हैं, मतलब कि अगर एक वेरिएबल जो है पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी जो है पॉजिटिवली ही इंक्रीज हो रहा है, और एक वेरिएबल अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ दूसरा वेरिएबल जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसके बाद आता है नेगेटिव कोरिलेशन। तो बेसिकली नेगेटिव कोरिलेशन क्या है, जहाँ पे जो चेंज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आप एक वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, या एक वेरिएबल को डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे कि अ स्टूडेंट हु हैज मेनी एब्सेंटीज हैज अ डिक्रीज इन ग्रेड्स। जो बच्चा क्लास में ज्यादा एब्सेंट है, जिसने ज्यादा क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, उसका स्कोर जो है वो डिक्रीज होगा, उसकी ग्रेड्स जो है वो डिक्रीज होगी। यहाँ पे इंक्रीज क्या हो रहा है, उसकी एब्सेंट मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं और उसकी ग्रेड्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। एज वेदर गेट्स कोल्डर एयर कंडीशनर्स कॉस्ट डिक्रीज। जैसे जैसे सर्दी पड़ती है वैसे वैसे एयर कंडीशनर्स की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे कोल्ड जो है वेदर में वो इंक्रीज हो रहा है और एयर कंडीशनर्स की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली इफ अ ट्रेन इंक्रीजेस स्पीड द लेंथ ऑफ द टाइम टू गेट टू द फाइनल पॉइंट डिक्रीजेस। अगर ट्रेन ज्यादा स्पीड में चलेगी तो ऑब्वियसली हमारा जो कहीं पे भी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड सिमिलरली प्राइस एंड डिमांड्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर ये जो है ये नेगेटिव कोरिलेशन है। इस चीज को कंफ्यूज नहीं करिएगा कि नेगेटिव कोरिलेशन को ये मत समझिएगा कि वहां पे कोरिलेशन नहीं है, वहां पे रिलेशन है बट वो नेगेटिव है। मतलब कि एक चीज में इंक्रीज जो हो रहा है वो दूसरी चीज को डिक्रीज कर रहा है, या एक चीज में जो डिक्रीज हो रही है उसकी वजह से दूसरी चीज जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। सपोज हमें हाइट और वेट दोनों जो है हमारे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स हैं, अगर हमें उनके बीच में रिलेशन देखना है देन वी विल यूज कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। Pearson's correlation is a measure of the strength and direction of association that exists between two continuous variable. Pearson correlation हमें क्या बताता है कि अगर correlation है तो वो कितना strong है, कितना मजबूत है, क्या strength है उस correlation की, क्या relation की strength है और किस डायरेक्शन में है। मतलब कि डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बढ़ेंगी और कम होंगी, या एक चीज बढ़ेगी और दूसरी चीज कम होगी, या वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज अ पियर्सन कोरिलेशन टू अंडरस्टैंड whether there is an association between exam performance and time spent on revising। यानी कि हमारे पास को अगर रिलेशन देखना है कि जितना टाइम बच्चों ने रिवीजन पे रिवाइज करने में स्पेंड किया उससे में और उनकी एग्जाम परफॉर्मेंस में कोई रिलेशन है क्या। तो हमारे दो वेरिएबल हो गए यहाँ पे, एग्जाम परफॉर्मेंस जिसको हम 0 to 100 मार्क्स पे मेजर करेंगे, और रिवीजन टाइम जो कि कुछ हमारा आवर्स में या डेज में हो सकता है। If there was a moderate positive association, we could say that more time spent revising was associated with better exam performance। अगर सपोज वहां पे मॉडरेट रिलेशन आता है, एक पॉजिटिव रिलेशन आता है दो चीजों के बीच में, तो हम उससे हम क्या इंफर कर सकते हैं
कि जितना टाइम स्पेंड किया गया रिवीजन पे उतना ज्यादा एग्जाम परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हुआ। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? इट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स व्हिच आर मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल। अब सपोज अगर हम ऑर्डिनल स्केल पे डेटा ले लेते, सपोज हम एक डिसीज की सिवियरिटी ले लेते, माइल्ड मॉडरेट सीवियर पे ले लेते, या सपोज पेन मेजरमेंट ले लेते हम 0 to 10 के स्केल पे, वास के थ्रू, विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू, तो वहां हमारा जो डेटा था वो एक ऑर्डिनल स्केल पे था। तो उस केस में डेटा को एनालाइज करने के लिए हम दो चीजों के बीच में रिलेशन देखना है। आपने सपोज ये देखना है कि कितना दिन से किसी पर्टिकुलर पेशेंट ने जो है मेडिसिन ली है, आपने ड्यूरेशन इन डेज ले लिया और उसका बास पे पेन मेजरमेंट देख लिया। अब आपने ये देखना चाहा कि those who are taking it since long, those who are taking the pain relieving medicine since long, उनको पेन में जो है ज्यादा फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस टाइप के डेटा को जब आप रिलेशन देखना चाहते हैं, देन वी यूज स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पेयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? इट इज बेसिकली नॉन पैरामीट्रिक मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि कितना स्ट्रेंथ, कितनी पावरफुल है उनके बीच में एसोसिएशन, एंड अगेन डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली बढ़ और कम हो रही है, या फिर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ रही है। The test is used for either ordinal variables or for continuous data that has failed the assumption necessary for conducting the Pearson product moment correlation. तो बेसिकली स्पेयरमैन कोरिलेशन आप या तो ऑर्डिनल डेटा पे लगाते हैं या उस टाइप के कॉन्टिन्यूस डेटा पे लगाते हैं जो कि जहां पे पियर्सन कोरिलेशन नहीं लगता। ये एक एग्जांपल है, ये बेसिकली एग्जांपल नहीं है, बेसिकली ये आपको ये बता रहा है कि पहली चीज तो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं R से, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो रेंज करती है वो होती है -1 to +1। अब इसमें क्या होता है, इफ टू सेट्स ऑफ डेटा हैव R equals to +1, they are said to be perfectly correlated positively। सपोज अगर हमने दो चीजों के बीच में कोरिलेशन देखा एंड अवर R कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू जो है that comes to +1, this means कि both of them are perfectly correlated और कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि आइदर एक चीज को बढ़ाएंगे आप तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, और एक चीज को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी चीज भी डिक्रीज होगी। सिमिलरली अगर हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 आता है तो अगेन -1 है तो भी वो परफेक्टली कोरिलेटेड है, बट वो कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव है। दैट मीन्स एक चीज को इंक्रीज करने पे दूसरी चीज डिक्रीज होगी, एंड दूसरी या फिर एक चीज को डिक्रीज करने पे दूसरी चीज इंक्रीज होगी। एंड अगर वो 0 है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दैट मीन्स दे आर नॉट कोरिलेटेड। अब हम कैसे बोलते हैं कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है? अगर 0 है दैट मीन्स नो कोरिलेशन। अगर 0.0 से लेके 0.5 के बीच में है तब भी हम ये मानते हैं कि वो वीक कोरिलेशन है। एंड अगर 0.5 से 1 के बीच में वैल्यू आती है हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो हम ये अज्यूम मानते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इसके बाद लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या है? लीनियर रिग्रेशन इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर कोरिलेशन। अगर हमें ये पता चल गया कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है, हमने चेक कर लिया कि बोथ ऑफ देम आर कोरिलेटेड। Now what we have to do, we have to predict the value of one variable based on the values of another variable. उसके लिए हम regression use करते हैं। The variable we want to predict is called the dependent variable or sometimes the outcome variable. जिस भी वेरिएबल को हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, जिस भी वेरिएबल की, जैसे सपोज अगर हमारे पास हाइट और वेट है कुछ स्टूडेंट्स का, एंड वी नो कि हाइट एंड वेट बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, हमने कोरिलेशन निकाला, हमारे को दोनों के बीच में एक पॉजिटिव कोरिलेशन मिला और एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन मिला जिसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा थी।
So we got to know that there is a strong relation between height and weight of the students. That means अगर height बढ़ रही है तो शायद weight भी बढ़ रहा है लोगों का उस sample के लिए. It is not necessary, it is not a general rule. Universal rule नहीं है कि हाँ जी height ज़्यादा है तो weight भी ज़्यादा ही है, but उस particular sample में हमने ऐसा पाया कि जिनकी height ज़्यादा थी उनका weight भी ज़्यादा था. एक correlation establish हो गया. Now suppose अगर आपको कोई बोले कि out of this sample आपने देख लिया, अब मैं इसी sample से मिलता जुलता एक student लेता हूँ and I give you the height of that student. Can you tell me that how much would be the weight of that student? क्या आप मुझे बता सकते हैं predict करके कि उस student का weight कितना हो सकता है? Then you can say obviously I have found out that there is a strong relation between height and weight. और उसके बेसिस पे मैं एक रिग्रेशन इक्वेशन बना सकता हूँ और उस रिग्रेशन इक्वेशन में मैं अगर अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हाइट की वैल्यू डालूंगा तो मुझे जो उस पर डिपेंड कर रहा है वेट जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो द वेरिएबल वी वांट टू प्रेडिक्ट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल और समटाइम्स द आउटकम वेरिएबल. द वेरिएबल वी आर यूजिंग टू प्रेडिक्ट द अदर वेरिएबल इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब उस वेरिएबल को प्रेडिक्ट करने के लिए हम जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर प्रेडिक्टर वेरिएबल है. द डिपेंडेंट वेरिएबल y मस्ट बी कंटिन्यूअस while the independent variable may be either continuous और बाइनरी और कैटेगरिकल. हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इस केस में वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके बेसिस पे हमें उसे प्रेडिक्ट करना है वो कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है और कैटेगरिकल भी हो सकता है. नो बाइनरी एंड कैटेगरिकल, बाइनरी जो है कैटेगरिकल का ही पार्ट है. इट इज जस्ट कि बाइनरी में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं और कैटेगरिकल में हमारे पास दो से ज्यादा. बाइनरी इज अ सबसेट ऑफ कैटेगरिकल. फॉर एग्जांपल वी यूज लीनियर रिग्रेशन टू अंडरस्टैंड वेदर एग्जाम कैन बी predicted based on revision time. जैसे कि हम लीनियर रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि एग्जाम परफॉर्मेंस जो है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिवीजन टाइम पे. हमें ये पता चल गया कि रिवीजन टाइम और एग्जाम परफॉर्मेंस के बीच में रिलेशन है. वी गॉट टू नो कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो रिवीजन टाइम और एग्जाम परफॉर्मेंस में. दोज हु हैव गिवन मोर टाइम ऑन रिवीजन हैव स्कोर्ड बेटर इन एग्जाम्स. हमें ये पता चल गया है. तो हम एग्जाम परफॉर्मेंस जो है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिवीजन टाइम ऑफ स्टूडेंट. सिमिलरली वेदर सिगरेट कंजप्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन स्मोकिंग ड्यूरेशन. क्या हम सिगरेट कंजप्शन और स्मोकिंग ड्यूरेशन को कंजप्शन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्मोकिंग ड्यूरेशन के बेसिस पे? अगर हमें पता है कि कोई स्मोकर है और कोई बहुत ड्यूरेशन से बहुत लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहा है तो और हमारे को ये पता है कि उसका सिगरेट जो लोग बहुत लंबे टाइम से स्मोकिंग कर रहे हैं उनका डेली सिगरेट कंजप्शन जो है वो भी ज्यादा है. तो कैन बी प्रेडिक्ट, हमारे को पता है किसी बंदे का स्मोकिंग ड्यूरेशन की, वो सपोज 10 ईयर्स से स्मोकिंग कर रहा है, तो क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसका डेली कंजप्शन सिगरेट का क्या होगा? ओके, तो इस टाइप की चीजें जहां आपने प्रेडिक्ट करनी है, जहां पता लगाना है एक पैरामीटर के बेसिस पे दूसरे पैरामीटर को, उसके लिए हम रिग्रेशन यूज करते हैं. इफ यू हैव 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब हमारे को मल्टीपल रिग्रेशन लगाना पड़ेगा. एंड देन आई वुड से अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो बेसिकली इट इज अ मैसेज एंड प्लीज टेक इट सीरियसली. डोंट ट्राई टू डू इट अलोन. Statisticians are there for you to advise you, and always consult a statistician before initiating the study, before designing your study. You must consult a statistician. You should collect your data in consultation with them so that उसमें कोई problem ना हो. I would suggest that you should analyze your data yourself. आप अपना data खुद analyze करें, but with the help of a statistician. आप किसी स्टैटिस्टिशियन से गाइडेंस लें कि किस टाइप का टेस्ट उसमें अप्लाई करेगा, आपके डेटा पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा. आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आपको खुद एनालाइज करना चाहिए डेटा, लेकिन किसी स्टैटिस्टिशियन की मदद लेके ही करना चाहिए. और
इसके साथ ही मैं लेक्चर तो खत्म करती हूँ, बट कुछ चीजें हैं जो मैं बेसिकली इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, बट मुझे लगता है कि बेसिकली जो रिसर्च स्कॉलर्स, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, की जो गलतियां लोग करते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स बेसिकली करते हैं डेटा कलेक्शन के टाइम पे, वो मेजर मिस्टेक्स बेसिकली क्या होती हैं। लाइक सपोज हमने अगर एक अपना, जैसे हम डेटा कलेक्ट करने के लिए एक्सेल का यूज करते हैं, हमने एक्सेल में एक फॉर्मेट बनाया जिसमें हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ऊपर वेरिएबल लिख रहे हैं हाइट इन सेंटीमीटर, जो हमारी रो की हेडिंग है दैट इज हाइट इन सेंटीमीटर, तो नीचे हमें सिर्फ हाइट लिखनी है सेंटीमीटर में, 156, 165 कुछ भी है, वी शुड नॉट राइट सेंटीमीटर बिट आफ्टर इट, बिकॉज ऊपर जो वेरिएबल है हमारा वो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है। तो नीचे जब आप डेटा फिल करेंगे यू विल ओनली राइट नंबर, आप उसमें जो है कुछ भी प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं लगाएंगे, कोई स्पेस नहीं देंगे, कुछ नहीं, सिंपल नंबर डालिए, ना सेंटीमीटर ना कुछ। इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर हेडर कि आप उसको सेंटीमीटर में ले रहे हैं या मीटर में ले रहे हैं या फीट और इंचेस में ले रहे हैं। सिमिलरली जहाँ जेंडर नोट करना होता है, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व पीपल, क्या व्हाट पीपल डू, कहीं पे मेल लिखना है तो एम लिखेंगे, कहीं पे फीमेल लिखना है तो उसको FEMA पूरा स्पेल कर दिया, कहीं उसको स्मॉल कर दिया, कहीं उसको कैपिटल कर दिया। तो ये सारी प्रैक्टिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको डेटा एनालाइज करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो बेसिकली इट इज माय सजेशन कि आप जो भी डेटा डालते हैं इट शुड बी इन नंबर्स। अगर आप मेल फीमेल भी एंटर कर रहे हैं, देयर शुड बी स्पेसिफिक कोड फॉर मेल एंड फीमेल, दैट इज अप टू यू। आप मेल को 1 दीजिए, फीमेल को 2 दीजिए, उसको 1 या 0 दीजिए, एंड जो डेटा आप स्टोर कर रहे हैं वो जो है सिर्फ नंबर में होना चाहिए। जितना आपका कोडिंग होगी डेटा में, जितना डेटा आपका क्लीन होगा, आपको एनालिसिस में उतनी ही हेल्प होगी। बाकी सर क्वेश्चंस ले सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मैम। आपका जो लेक्चर था, एक तो पहले वाले लेक्चर में या उससे पहले कुछ कोई समस्या थी लैंग्वेज वाली, आपने काफी कुछ हद तक उसको मैनेज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्टिसिपेंट सभी को आपके इस लेक्चर को समझने में और सुनने में बड़ा आनंद आया होगा। साथ ही मैं अब हमारे साथी डॉक्टर विनोद गौतम जी से निवेदन करूंगा कि सर आप प्लीज चैट बॉक्स से क्वेश्चन ले लीजिए, और साथ ही जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहे उनसे भी आप क्वेश्चन ले लीजिए एक बार। डॉक्टर विनोद कुमार गौतम। जी राहुल जी, थैंक यू डॉक्टर रीचा मैम, वेलकम सर, presentation and your lecture. I can say great presentation. You delivered great lecture. Thank you मैम। पार्टिसिपेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाले हैं, मैं आपके सामने रखता हूं, जिनके अपन कुछ आंसर्स अपन दे पाएंगे और की जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे। कुछ लोगों ने जेड टेस्ट के रिगार्डिंग पूछा है, जेड में शायद कुछ रह गया है। जेड टेस्ट के बारे में जेड टेस्ट बेसिकली जो है दैट इज द पैरामीट्रिक टेस्ट ओनली, और जेड बेसिकली वैल्यू है, लाइक जो भी आप नॉन मतलब जेड टेस्ट, एक तो ये होता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, आपके पास अपना सैंपल है, आप ये चेक करना चाहते हैं कि उस सैंपल का मीन जो है वो आपके पॉपुलेशन मीन से कितना डिफर करता है। सपोज आपको जो पॉपुलेशन आपने ली स्टडी करने के लिए उसका मीन पता था, उसका एसडी पता था हमारे को किसी भी पैरामीटर पे। सपोज हमने एनीमिया पे स्टडी करना चाहते थे एंड वी नो कि जिस पॉपुलेशन को हम केटर कर रहे हैं वहां हमारे को पता है कि लोगों का HP लेवल जो है इस पॉपुलेशन में ऑन एन एवरेज इतना है। तो जब हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर अवेलेबल है और हम उस पॉपुलेशन पैरामीटर से अपना जो सैंपल ड्रॉ किया हमने पॉपुलेशन से, उसके मीन को कंपेयर करना चाहते हैं कि बेसिकली वो कितना डिफर करता है पॉपुलेशन के मीन से, तब हम जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं। सेकेंडली दूसरा क्या होता है, जितने भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उन सब में आपको जेड वैल्यू मिलती है, जैसे कि आपका विल्कॉक्सन हो गया, मान विटनी हो गया, ये सारे जो आपको आप जब भी सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो आपको जो टेस्ट की वैल्यू मिलेगी वो जेड वैल्यू ही होती है उसमें। ओके मैम, थैंक यू। One more question is, does both tests are depend upon sample size? Yes, definitely both tests depend on sample size. आप जनरली पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए हम बोलते हैं कि एटलीस्ट
30 ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए हमारे पास। अगर उससे कम है ऑब्जर्वेशन तो हमारे को जो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने होते हैं। बिकॉज होता क्या है कि आपका डेटा जब भी 30 से ज्यादा होगा, 30 ऑब्जर्वेशन से ज्यादा होगा, तो ज्यादातर केसेस में वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने लगता है। अगर 30 से कम है डेटा तो हम उस पर पैरामेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, बट दे वुड नॉट बी एज पावरफुल एज होना चाहिए उनको। तो पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 30 ऑब्जर्वेशंस आपके पास होनी चाहिए। जी, थैंक यू मैम। प्लीज पैरामीटर एंड नॉन पैरामीटर एक्सप्लेन इन डिटेल। ये तो हो चुका है शायद। पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट सिंपल सिर्फ ये है कि अगर डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो हमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने हैं, अगर वो नहीं कर रहा तो हमारे को नॉन पैरामेट्रिक लगाने हैं। मेरी स्लाइड्स सर आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि पैरामेट्रिक टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट क्या है। सिंपली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हुआ नहीं है, कोई डरना नहीं है। आपने सॉफ्टवेयर नहीं भी अवेलेबल है, आपको सिंपल ये चेक करना है कि आपके डेटा का मीन कितना है और उसका मीडियन कितना है, प्लस उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। अगर आपका मीन और मीडियन ऑलमोस्ट सेम है तो आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं। तो मोर और लेस देखिए एग्जैक्ट कभी भी नहीं आता। जब भी हम अपना डेटा कलेक्ट करेंगे तो जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं, अनटिल अनलेस डेटा फेक किया गया है या डेटा को फैब्रिकेट किया गया है, जब भी आप रॉ डेटा कलेक्ट करेंगे, एक्चुअल डेटा कलेक्ट करेंगे, कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा कि मीन जो है वो ऑलमोस्ट मीडियन के बहुत कम चांसेस में होता है कि मीन और मीडियन बराबर आ जाए। बट हमारे को ये देखना है कि ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए मीन और मीडियन। सपोज मीन 40 आ रहा है, हमारा मीडियन 38 आ गया, 37 आ गया, 36 आ गया, या उससे 40 से थोड़ा सा ज्यादा आ गया, 41 या 42 आ गया, बट ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारा ज्यादा नहीं है मीन से, मीन के आइडियली इट शुड बी 1/4 ऑफ द मीन, बट अगर मीन का हाफ भी है स्टैंडर्ड डेविएशन तो भी हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। अगर हमारा मीन मान लीजिए 200 है और एसडी 100 आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 100 आ रहा है, तो हम अप्लाई कर लेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ रहा है, मीन ऑलमोस्ट मीन के आसपास ही आ रहा है, मीन हमारा 200 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 175 आ रहा है, 150 आ रहा है, तो इन दैट केस हम रिपोर्ट भी मीडियन करेंगे और इंटरक्वार्टाइल रेंज करेंगे डेटा की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बजाय, और वहां पे हम नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट लगाएंगे उस टेस्ट का जो उस कंडीशन में लगना चाहिए था। जी मैम। सर एक क्वेश्चन तो मैं देख पा रही हूँ कि इज द अनपेयर्ड टी टेस्ट सिमिलर टू इंडिपेंडेंट टी टेस्ट? जी तो जी यस, अनपेयर्ड टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एक ही बात है। डिपेंडेंट टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट वो दोनों भी एक ही बात है, दोनों सिनोनिम्स हैं। अनपेयर्ड इज डेफिनेटली इंडिपेंडेंट, वो एक ही बात है, उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर विनोद कुमार गौतम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, हाँ राकेश जी, राहुल जी, एक मिनट। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेस्टिट्यूशन इज असेस्ड बाय विच टेस्ट? पार्डन सर, डिस्ट्रीब्यूशन, डेस्टिट्यूशन शायद कुछ वर्ड ऐसा ही लिखा है। डिस्ट्रीब्यूशन इज असेस्ड बाय, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सर, आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन बोलना चाह रहे हैं। हाँ हो सकता है, मैं भी पॉसिबल ये इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक टेस्ट करना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए कॉल्मोग्रोव स्मिनरॉफ टेस्ट होता है, जो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, एसपीएसएस यूज करेंगे, स्टेटा यूज करेंगे एनालिसिस के लिए, तो उसमें आपको कॉल्मोग्रोव स्मिनरॉफ टेस्ट यूज करना होगा। वो टेस्ट यूज करके आपको पता चलेगा कि डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट अगर इतना नहीं अवेलेबल है आपके पास रिसोर्सेस, सिंपल मीन मीडियन एसडी निकालिए डेटा का। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सिर्फ एक मिनट लूंगा आपका। इनके लिए एक स्लाइड जो है इसी पोजीशन को क्लियर करने के लिए हम प्रॉपर जो कैलकुलेशन है वो कल आप एक डिस्प्ले कर देना इस चीज के लिए। ओके सर। ये एग्जैक्टली नॉर्मल, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस वही उठता है कि हाँ भाई हम हाउ वी आर गोइंग टू बी चेक आउट द our distribution is, our data is lying in a normal distribution or not? Definitely sir, definitely. ये क्वेरी वही रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेरी में यदि हम स्लाइड में डालते तो ये शायद क्वेश्चंस ना उठता हमारा बार। ठीक है सर।
ओके जो क्वेश्चन था मैम, डिस्ट्रीब्यूशन इज असेस्ड बाय विच टेस्ट, उसी के अटैच्ड एक और क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन देयर इंटरप्रिटेशन विद पी वैल्यू। देखिए पी वैल्यू के साथ इंटरप्रिटेशन किसी भी चीज का नहीं होता है। पी वैल्यू बेसिकली क्या है कि प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो बाय चांस आया है या वो एक्चुअल था। नो पी वैल्यू क्या है, अगर आप सपोज अपनी टेस्ट की जो पावर है उसको अगर आपने 80% रखा हुआ है तो दैट मीन्स कि जो रिजल्ट आया है वो 80% जो है ठीक है, 80% टाइम्स जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका ठीक आ रहा है। 20% हो सकता है कि वो रिजल्ट जो है वो बाय चांस आ जाए। और हम जनरली पी वैल्यू जो है वो 5% पे चेक करते हैं, जो कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता है। 5% का मतलब ये है कि अगेन एरर के चांसेस 5% है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो 95% हम लेते हैं उसका मतलब ये है कि वी आर 95% टाइम्स कॉन्फिडेंट कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो बाय चांस नहीं है, देयर इज अ एक्चुअल डिफरेंस और देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस इन द डेटा, जो भी हमारी हाइपोथेसिस है। तो दैट इज 95% टाइम्स हम श्योर हैं कि हमारा रिजल्ट ठीक है। 5% टाइम्स इट कुड बी बाय चांस। तो पी वैल्यू बेसिकली हम 5% पे चेक करते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.05। तो अगर हम अपना जनरली 5% टेस्ट पे हम चेक करते हैं और अगर 0.05 से पी वैल्यू हमारी कम आती है तो दैट मीन्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। 0.05 से लेस है, अगर वो 0.03 है, 0.04 है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर वो उससे ज्यादा है, सपोज वो 0.15 समथिंग है, 0.06 भी है, तो वहां पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ओके मैम, इज द अनपेयर्ड टी टेस्ट इज सिमिलर टू सर ये मैंने बताया अभी कि सिमिलर है अनपेयर्ड और इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। assumption 1, kindly explain again assumption 1। assumption 1 किस चीज का पूछ रहे हैं सर? ये इंदु शर्मा जी ने पूछा है। डॉक्टर इंदु शर्मा प्लीज कैन यू, अच्छा इनको वो नहीं किया हुआ ना, म्यूट करना पड़ेगा। assumption 1 काइंडली एक्सप्लेन। तो assumption 1 तो देखिए बेसिकली अगर मैं जनरल बोलूं तो जनरल भी आपको पैरामीट्रिक अनम्यूट करिए मैम एक बार आप अपने आप को। सर सुन पा रहे हैं अभी? जी 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 मैम। हाँ, तो assumption 1 तो बेसिक फर्स्ट assumption जो भी होगा हमारा वो यही है कि हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे क्लियर कट पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक अप्लाई करने के लिए। जी, आप पार्टिसिपेंट डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, मैंने सबको अनम्यूट किया हुआ है, बाकी रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछिएगा। प्लीज रिपीट अबाउट हाउ टू नो वेदर इट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। सर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपके पास अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है, SPSS है, स्टेटा है, तो आप उसका यूज करके कॉल्मोग्राफ विस्मिनरॉफ टेस्ट होता है, वो लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं कि डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपके पास ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो आपको सिर्फ मीन और मीडियन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है डेटा का। अगर मीन और मीडियन ऑलमोस्ट बराबर है तो आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, और अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हाफ है ऑलमोस्ट मीन के, तो आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। एंड नहीं भी करे डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि आपका सब कुछ आएगा लेकिन डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा, बट फिर भी हम अगर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मीन से हाफ तक भी है तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। जी मैम, हाउ टेस्ट डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज। टेस्ट सैंपल साइज पे अगेन वही है कि पैरामीट्रिक कोई भी टेस्ट अप्लाई करना है तो 30 से ज्यादा सैंपल साइज होना चाहिए। उसके अलावा उससे कम पे ज्यादातर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी सर मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी है कि हमारा टेस्ट का जो रिजल्ट आया है, हमारे जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया है वो 5% पे हम जनरली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेट करते हैं अपना। इसका मतलब ये है कि वो 5% बाय चांस आया है, 95% टाइम वो एक्चुअल रिजल्ट है। जी, वेरिएंस रेशियो टेस्ट। सर वेरिएंस रेशियो टेस्ट ऐसा मैंने तो कुछ सुना नहीं है। वेरिएंस रेशियो टेस्ट क्या है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ वी वांट टू कोरिलेट टू पैथोलॉजिकल कंडीशंस like migraine and hyperaccidity
what are the statistical tests to be implied? सर देखिए, माइग्रेन एंड हाइपर एसिडिटी अगर हमारी दो पैथोलॉजिकल कंडीशन है, अब हमने जो है डेटा लिया 50 लोगों का, उसमें हमने ये देखा कि कितने लोग ऐसे थे जिनको हाइपर एसिडिटी होती थी और कितने ऐसे थे जिनको नहीं होती थी। इसके अलावा उसी डेटा पे हमने ये कैटेगराइज कर लिया कि जितनों को हाइपर एसिडिटी होती थी उनमें से कितने लोग ऐसे थे जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और कितनों को नहीं थी। तो अगर आपने ये देखना है कि हाइपर एसिडिटी और माइग्रेन इंटर रिलेटेड है या नहीं है, तो आप जो है काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस लगाएंगे। इसमें आपकी जो है डेटा, अगर आपने सपोज 50 लोगों का लिया, उसमें आपकी 2x2 की टेबल बनेगी, जिसमें कि आपकी टेबल कुछ इस टाइप से होगी कि कितने लोग ऐसे थे जिनको माइग्रेन था और हाइपर एसिडिटी थी, और माइग्रेन था और हाइपर एसिडिटी नहीं थी। सिमिलरली कितने ऐसे थे जिनको माइग्रेन नहीं था और हाइपर एसिडिटी थी, देन माइग्रेन था और हाइपर एसिडिटी नहीं थी। ये आपकी 2x2 की एक कंटीजेंसी टेबल बन जाएगी। उसको आप जो है काई स्क्वायर लगा के टेस्ट करेंगे कि वेदर हाइपर एसिडिटी और माइग्रेन के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है। जी। पोस्ट HOC टेस्ट, पोस्ट हॉक टेस्ट जो होते हैं सर, वो बेसिकली वन वे अनोवा और रिपीटेड मेजर अनोवा में होते हैं। लाइक जैसे सपोज सारी इनइक्वालिटीज, बट आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है। पोस्ट हॉक टेस्ट सिंपल क्या है कि हमने जैसे डिस्कस किया, रिपीटेड मेजर अनोवा हम तब लगाते हैं जब हमारे पास सेम पेशेंट पे 2 से ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन है। सपोज हमने हाइपरटेंशन के लिए कोई ड्रग प्रिस्क्राइब करी थी, हमने 12 हफ्ते की स्टडी करी, हमने डेटा जो है वो बेसलाइन पे लिया, 6 हफ्ते पे लिया, 12 हफ्ते पे लिया। अब हमने क्या किया, इस डेटा को एनालाइज कर लिया रिपीटेड मेजर अनोवा लगा के, क्योंकि डिपेंडेंट डेटा था, सेम पेशेंट का डेटा था, सिंगल ग्रुप था। एक ही ग्रुप में हमने पेशेंट्स को बेसलाइन 6 वीक पे और 12 वीक पे असेस किया था। अब इस डेटा पे हमने रिपीटेड मेजर अनोवा लगाया, वो आपको ये बता देगा कि तीनों ग्रुप में, तीनों टाइम पॉइंट्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस था या नहीं था। मान लीजिए कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है, अब आपको ये पता करना है कि वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बेसलाइन और 6 पे था, या बेसलाइन और 12th वीक पे था, या फिर वो 6 वीक और 12 वीक के बीच में था। तो उस केस में हम पोस्ट हॉक लगाते हैं, और ये सारे सॉफ्टवेयर्स में जो है आपको इनेबल्ड मिलते हैं। जब भी आप रिपीटेड मेजर या वन वे अनोवा लगाएंगे तो आपको वो पूछेगा कि आपने पोस्ट हॉक लगाना है या नहीं लगाना है, तो वो सारा आपको सॉफ्टवेयर में इनेबल्ड मिलेगा। बस पोस्ट हॉक यही है कि एक्चुअली डिफरेंस कौन से 2 पेयर के बीच में, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 से ज्यादा पेयर हो जाते हैं, कौन से 2 पेयर के बीच में एक्चुअल डिफरेंस है वो पता करने के लिए हम पोस्ट हॉक टेस्ट लगाते हैं। ओके मैम, there are so many questions. नो प्रॉब्लम सर। What is absolute zero value on ratio scale? एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू रेशियो स्केल पे नहीं होती है, इंटरवल स्केल में होती हैं। जैसे मैंने बताया, टेम्परेचर है वो -10 से +10 वेरी करता है, वहां पे जो ट्रू जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो है, तो वो इंटरवल स्केल में होता है। रेशियो स्केल में जीरो नहीं होता है, रेशियो स्केल में आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। जैसे किसी की हाइट जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, किसी का वेट जो है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो वहां आपके पास एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। एब्सोल्यूट जीरो इज ऑलवेज इन इंटरवल स्केल। Okay ma'am. What is Dunn's multiple comparison test and Dunnett's मल्टीपल कंपैरिजन सर टेस्ट वही है, पोस्ट हॉक टेस्ट है, जहां रिपीटेड मेजर डेटा है, हमारे पास 2 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन है। हमें देखना है कि तीनों टाइम पॉइंट्स में तो डिफरेंस आया, बट वो टाइम कौन से टाइम पॉइंट पे था, बेसलाइन से 6ठे महीने वीक पे था, या बेसलाइन से 12 हफ्ते के बीच में था, या 6ठे से 12 हफ्ते के बीच में था, तो हम डनेट्स मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय जो आपका सैंपल साइज है उसका अंडर रूट। सपोज आपका सैंपल साइज जो है 100 है, उसका स्क्वायर रूट 10 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका मान लीजिए 50 है, तो आपका जो स्टैंडर्ड एरर हुआ वो 50 डिवाइडेड बाय 10। जी मैम, गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट काई स्क्वायर का ही पार्ट है सर। गुडनेस ऑफ फिट अगेन वही है कि हमें ये देखना है कि हमारा जो सैंपल है वो कितना पॉपुलेशन से मैच कर रहा है। जनरली गुडनेस ऑफ फिट जो है हमारे यूज में कम आता है, हमारे को काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ही यूज करना होता है ज्यादातर। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैम,
डिग्री ऑफ फ्रीडम सर वही है, बच्चों को देखिए अभी इतना जानने की इसमें वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी जनरली जो भी हम पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं उसमें n-1 होती है। तो बेसिकली क्या है कि अगर सैंपल साइज आपका 30 है तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 - 1 29 होगी टी टेस्ट के में, पेयर टी टेस्ट की अगर हम बात करें। सिमिलरली वो हर टेस्ट के साथ अलग अलग होती जाती है। वो बेसिकली ये होता है कि कितने पैरामीटर्स को हम रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं अपने डेटा में, और ये सारी चीजें जो है इतनी मायने नहीं रखती जब आप रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं अपने। आपको जनरली ये देखना है कि आपकी टेस्ट की वैल्यू कितनी है और पी वैल्यू कितनी है, बाकी आपका मीन डिफरेंस कितना है और स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना डिफरेंस है डेटा के बीच में। डिग्री ऑफ फ्रीडम्स वगैरह जो है वो सारी आपकी ऑटोमेटिक निकलती हैं टेस्ट में, और हर टेस्ट के लिए वो अलग होती है। काय स्क्वायर लगाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपकी जितनी रो है रो -1 इंटू कॉलम -1 होगी। पेयर टी टेस्ट लगाएंगे तो वो n-1 होगी। इंडिपेंडेंट टेस्ट लगाएंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल, तो वो पहले ग्रुप में जितने लोग हैं प्लस दूसरे ग्रुप में जितना n है वो -2 होगी। तो वो सारी चीजें आपके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर वो रिपोर्ट भी नहीं करनी होती है हमने अपने टेस्ट में कहीं पे भी रिजल्ट्स में। जी मैम। बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट गौतम, ऋचा मैं एक चीज थोड़ा सा सबमिशन करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे। जी सर। ये जो छोटी छोटी सी क्वेरी उठी है ना सभी स्टूडेंट्स की तरफ से, हाँ जी। तो व्हाट वी विल डू, कल एक छोटा सा एक दो स्लाइड लेकर के उसका एग्जांपल दे करके बता देंगे कल, उस चीज को फिनिश करेंगे, जिससे कि बच्चों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस है वो उनकी जो वो यही इसी लेवल पे ही फिनिश हो जाए, दे विल नॉट केप्ट कंटिन्यू फॉर दिस। ठीक है सर। ठीक है ना, प्लीज सर। जी सर। जी मैम, बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है किसी ने, और येट्स कोरिलेशन के बारे में पूछा है। सर ये सारी चीजें टोटली वास्ट है, बहुत सारी, मतलब मुझे एक सेपरेट लेक्चर लेना पड़ेगा, वो इससे बता के कवर नहीं होंगी। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। व्हाट आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ SD एंड SE, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर की कोई इंटरप्रिटेशन ऐसे ऐसे नहीं, दोनों चीजें जो है आपको डेटा में कितना वेरिएशन है वही बताती हैं। एंड देखिए जब भी आप रिसर्च स्टडी प्लान कर रहे हैं, आप टारगेट लेके चलते हैं कि आपको किस जर्नल में उसको भेजना है, तो बहुत सारे जर्नल्स का आजकल पैटर्न होता है अपना, कुछ जो है वो स्टैंडर्ड एरर डिमांड करते हैं रिजल्ट में मीन के साथ, कुछ जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन मांगते हैं। जनरली इट इज अ गुड प्रैक्टिस, अगर आप जो है अपना डेटा जो है मीन और एसडी देते हैं तो उससे बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है, स्टैंडर्ड एरर से इतनी नहीं होती है। बट अगेन जिस भी जर्नल में आप सबमिट कर रहे हैं उसका जो पैटर्न है आपको वो फॉलो करना है। जी मैम। आइडियली इट शुड बी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जी। लास्ट क्वेश्चन, are done multiple comparison test and done it multiple comparison test both exist and are they same? सर बोथ एग्जिस्ट करते हैं, सारी चीजें सेम ही हैं। अगेन वो पोस्ट होक कंपैरिजन है, टेस्ट के नाम अलग हैं, काम एक ही है। वो सिर्फ ये बताते हैं कि रिपीटेड मेजर अनोवा लगाया या वन वे अनोवा लगाया तो जो डिफरेंस आया वो कौन से दो ग्रुप के बीच में आया, बिकॉज ये दोनों टेस्ट जो है हम जब डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन है, सेम पेशेंट पे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो रिपीटेड लगाएंगे, अगर 3 डिफरेंट ग्रुप हैं तो हम वन वे अनोवा लगाएंगे। जहाँ पे भी 2 से ज्यादा ग्रुप की बात हो रही है वहां पे अनोवा आ रहा है, और वहां पे जो है आपको ये पता करना है कि किन 2 ग्रुप्स के बीच में एक्चुअल डिफरेंस है, तो हम पोस्ट हॉक टेस्ट लगाते हैं। और ये डनेट्स हो गए, बॉर्न-फेरोनी इनइक्वालिटी हो गई, ये सारे आपके वही बताते हैं कि कौन से 2 ग्रुप के बीच में एक्चुअली डिफरेंस था 3 में से। पावर ऑफ टेस्ट अगेन वही कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें रिजल्ट जो आ रहा है वो कितना ज्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस हैं। 80% पावर है, दैट मींस कि टेस्ट रिजल्ट आर 80% टाइम्स जो है एक्यूरेट होंगे, 20% बाय मिस्टेक बाय एरर उसमें कुछ हो सकता है, बाय चांस आ सकते हैं। थैंक यू मैम, and salute to you for a great presentation. Thank you sir. All the answers given by you to the participants. बहुत सारे और भी कमेंट्स हैं जिनमें सब में थैंक यू मैम लिखा हुआ है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। डॉक्टर राहुल जी। थैंक यू डॉक्टर विनोद गौतम जी, एंड आल्सो थैंक यू डॉक्टर ऋचा सिंघल मैम। वास्तव में आपका प्रेजेंटेशन सबके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। उन सभी ने उसको, मतलब जितने ज्यादा क्वेरीज आई हैं, इससे लगता है कि उन सभी ने उसको बहुत गौर से सुना है और उसको एंजॉय किया है, और अपनी सारा जो कुछ भी था ना उनके क्वेश्चंस वो सारे के सारे पुटअप करने की कोशिश की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और उनकी सारी आज जिस तरीके से क्वेरीज आई हैं उससे तो लगता है कि वास्तव में आज का दिन सफल हो गया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हमने इस ज्ञानवर्धन यज्ञ के अंदर वास्तव में आज उसको सेलिब्रेट किया है सही तरीके से। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी, एसोसिएट प्रोफेसर रचनाशास्त्री विभाग, डॉक्टर एसआर राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय से निवेदन करूंगा कि सर वोट ऑफ थैंक्स आज के लेक्चर के लिए प्लीज। डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। धन्यवाद राहुल जी। मैं आज ये दोनों लेक्चर सुन रहा हूँ शाम से ही, और सबसे पहले तो मैं इसके बारे में वोट ऑफ थैंक्स में दूंगा ही दूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दोनों विषय ऐसे हैं जो सामान्यतः जो है कहीं हमारे यहाँ जो भी जो वर्कशॉप सेमिनार करते हैं उस इस टाइप से हमने कभी से विषयों को कभी देखा नहीं। तो निश्चित रूप से, और दूसरा समसामयिक परिस्थिति ये उत्पन्न हो गई, गंभीर परिस्थिति, कि इस वर्ष जो है कोविड की वजह से क्लासेस भी रेगुलर नहीं हो पाई, और पीजी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तो ये दोनों ही विषय रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में मेजर इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, क्योंकि कंसर्न सब्जेक्ट को तो वो कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेंगे, पर ये जो एक जो एस्पेक्ट है हमारा, ये कहीं वीक नहीं रह जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो है कहीं ना कहीं संदेह था कि हम कैसे करेंगे। और बिल्कुल विनोद जी हमारे महेश व्यास जी हैं, या हमारे अध्यक्ष महोदय किशोर लाल जी हैं, या जीवन चाहर जी हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंसीव किया है, मुझे लग रहा है कि आज सभी हम सब लोग इस चीज को जो है समझ पाने में, या इस चीज को एहसास महसूस कर सकते हैं कि ये कितना आवश्यक था। बच्चों के एग्जाम 28 तारीख से शुरू होने वाले हैं, तो उनके लिए एक तरीके से नेशनल लेवल पे जो हमारे स्पीकर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो इस चीज को इतना इजी वे में हमको समझाने की कोशिश की है, और उसमें भी पर्टिकुलरली आज के जो दो टॉपिक थे, क्योंकि ये हम टच ही नहीं करते हैं किसी वर्कशॉप में, तो मैं आज जो है इस स्थिति में जो आज जो हम लेक्चर्स हुए हैं, इसमें हमारे बीच में डॉक्टर राकेश राणा जी जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हैं सीसीआरएस से, और डॉक्टर ऋचा सिंघल जो हैं सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट हैं सीसीआरएस में। आपका जो नॉलेज है, आपकी जो एक्सपर्टाइज है, ट्रिमेंडस, एक्स्ट्रावेगेंट, मैं बता नहीं सकता, मतलब कितना ज्यादा जो है नॉलेजफुल आज का जो है दोनों सेशन रहे हैं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, चैट बॉक्स अपने आप में ही बता रहा है, बच्चे बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं, और बहुत ही ज्यादा क्वेरीज उन्होंने रेज की हैं। इतनी क्वेरीज शायद कभी भी नहीं आई होंगी, इतनी क्वेरीज रेज की हैं। और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं देख रहा था, राकेश जी का सपोर्ट मेरे नाम राशि है, तो वो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। ऋचा जी प्लीज एक मिनट, मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं अगर आप कहें, और हम कल इस चीज को इस तरीके से पुटअप करेंगे और स्कोर करेंगे ताकि बच्चों की समस्याएं बिल्कुल भी जो है वो रहे नहीं, और उनको पूरा का पूरा हर एक चीज क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। तो ये बहुत बड़ी सोच है, ये सोच अगर हमारे अंदर जो है हो जाए, तो हमारे बच्चों को तो कहीं किसी प्रकार की समस्याएं हो ही नहीं। तो मैं ऐसी सोच वाले डॉक्टर राकेश राणा जी और डॉक्टर ऋचा सिंघल जी का विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से, संपूर्ण परिवार की तरफ से, हृदय से, अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं, जैसे बात आई है कि साहब उनके नंबर, कईयों ने नंबर मांगे, मैं कह रहा हूं नंबर हमारे पास पूरा उसमें है, जो हमारा जो हमने शेड्यूल दिया है, जो भी बच्चा चाहे उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके, क्योंकि उनकी बहुत समस्याएं होंगी, निश्चित रूप से कई क्वेरीज उनके दिमाग में होंगी, वो उनको सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं इसी के साथ जो है सभी का बहुत बहुत जो है दोनों आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे जो हमारे अग्रज हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रोफेसर कमलेश जी, विद्यार्थी साहब, जो हम तो उनसे प्रेरणा लेते ही रहते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने शुरुआत की है, आज की जो शुरुआत ही रही है, इतनी एक्सटेम्पोर शुरुआत रही है जो लगातार चलती रही, तो उस शुरुआत में ही इस कार्यक्रम का जो है आज स्वरूप है, वो उसको एक नया ही आयाम दिए हैं। मैं आदरणीय हमारे कमलेश जी भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर महेश जी व्यास, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर किशोर लाल जी शर्मा, हमारे कन्वीनर देवेंद्र जी चाहर, हमारे जो इस कार्यक्रम को पूरा देख रहे हैं विनोद जी गौतम,
राहुल पाराशर जी, उदयपुर की पूरी टीम, अश्विनी जी, प्रदीप सोनी जी, जोधपुर की और सभी साथी, जो भी इस कार्यक्रम से कहीं भी जुड़ा हुआ है, हमारा विश्व आयुर्वेद परिषद की हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, राज्य कार्यकारिणी के समय में बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा कार्यक्रम न भूतो न भविष्यति, भूतो तो नहीं हो, क्या भूतो तो है ही है, पर भविष्य की चलो संभावना है, पर फिर भी बहुत अच्छी तरीके से हमने ऑर्गेनाइज किया है। संभावनाएं तो और अच्छा करने की रहती है, पर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बहुत अच्छा संचालन है। बहुत बहुत बधाई आपको। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।